हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पिछली क्लास में हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस होते हैं। यूजर इंटरफेस में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ा। बेस्ड ऑन यूजर यूज के आधार पर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के बारे में हमने पढ़ा था। बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, टाइम शेयरिंग, एम्बेडेड और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हम यूज करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहला है जो इम्पोर्टेंट ओएस है वो है जैसे एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है तथा सिंगल यूजर ओएस है, जिसे आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में डेवलप किया था। आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस डॉस को 1981 में डेवलप किया था। ये एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, जिसमें हम कमांड के द्वारा सिस्टम को इनपुट देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे। और यह सिंगल यूजर है ओएस है, जिसमें सिर्फ एक समय में एक यूजर ही कार्य कर सकता था। इसमें कुछ रेगुलर जो कमांड्स हमारे यूज आती थी, उसके कुछ उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूं। जैसे सीएलएस कमांड है। सीएलएस कमांड जैसे हमें स्क्रीन पूरी भरी हुई है और हमें नेक्स्ट स्क्रीन को क्लियर करना है, तो मुझे सब कमांड लगानी होती है सीएलएस और एंटर प्रेस करना होता है। जैसे मैंने क्लियर स्क्रीन कमांड लगाई तो स्क्रीन पर जो भी डेटा होगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और स्क्रीन मेरी क्लियर हो जाएगी। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मुझे सीएलएस कमांड का यूज करना पड़ता था। जैसे dir कमांड है, डायरेक्ट इस कमांड का यूज मुझे फाइल और सब डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए, मुझे फाइल्स और उनकी डायरेक्टरीज के अंदर जो मैंने सब डायरेक्टरीज बना रखी होती थी, उनकी लिस्ट देखने के लिए मुझे dir कमांड का यूज करना होता था। जैसे कॉपी कमांड है, तो किसी फाइल को मुझे कॉपी करना है, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए मुझे फाइल कॉपी कमांड का यूज करना पड़ता था। rmdr मतलब रिमूव डायरेक्टरी, या rd या रिमूव डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए मुझे rmdir कमांड का यूज करना पड़ता था। जैसे कॉन्फिसिस डोज को मुझे कॉन्फ़िगर करने के लिए, डोज का कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए मुझे कॉन्फिसिस का कमांड का यूज करना होता था। इसके बाद आता है लाइनेक्स। यह एक ओपन सोर्स ओएस है। इसके बारे में हमेशा सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स ओएस है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इसका सवाल बनता है हर बार में। कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। लाइनेक्स ओएस है, ये ओपन सोर्स ओएस है, जो कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में एक सॉफ्टवेयर ओएस के इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है। नेक्स्ट, लाइनेक्स में कौन कौन से, लाइनेक्स क्या है? मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स क्या है? मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है। इन सब के बारे में, मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। मल्टी यूजर क्या होता है कि एक साथ में बहुत सारे यूजर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में मतलब टास्क मतलब कार्य, एक साथ में एक से अधिक कार्य को ये संपन्न कर सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि एक के साथ में इसमें बहुत सारे प्रोसेसर यूज होते हैं और ये मल्टी प्रोसेसिंग बहुत सारे प्रोसेसिंग करके एक जॉब को बहुत सारे प्रोसेसर को डिवाइड करके इसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, जिसमें इसका इंटरफेस बता रखा है कि सबसे पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर कर्नेल होता है, कर्नेल के ऊपर शेल होता है और शेल के सबसे बाहरी भाग में एप्लीकेशंस होती है, तो जिसको हम अपन यूज करते हैं। तो कर्नेल क्या होता है? ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन में मदद करता है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक सिस्टम, एक इंटरफेस पैदा करता है। ये कम्युनिकेशन में मदद करता है। कर्नेल को हार्ट ऑफ ओएस या कोर ऑफ ओएस कहते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसके बारे में, कर्नेल के बारे में कई बार सवाल आता है कि हार्ट ऑफ ओएस या कोर ऑफ
ओएस किसे कहते हैं? तो वो है कर्नेल को कहते हैं। कर्नेल क्या है? हार्ट ऑफ ओएस या ओएस का मुख्य भाग होता है। फिर आता है शेल। शेल एक कमांड इंटरप्रेटर है। शेल क्या है? एक कमांड इंटरप्रेटर है जो यूजर को ओएस के मध्य, यूजर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरएक्टिव और नॉन इंटरएक्टिव इंटरफेस प्रदान करता है। शेल क्या करता है? इंटरएक्टिव भी करता है और नॉन इंटरएक्टिव दोनों तरह का एक इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरएक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है कि यूजर इसमें कोई इंटरेक्ट करेगा, कोई कमांड देगा तो उसका आउटपुट आएगा। और नॉन इंटरेक्टिव क्या होता है कि और जो काम ऑटोमेटिक होता है। हमने कुछ सिस्टम ऐसे बना के दे रखे होते हैं या उसमें इनबिल्ट होते हैं जो अपनी कमांड को ऑटोमेटिक चलाते हैं, जिसमें यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं होती, ह्यूमन को इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। तो शेल क्या करता है? इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव दोनों तरह का ओएस और यूजर के मध्य में इंटरफेस प्रदान करता है। सिस्टम लाइब्रेरी के द्वारा ही कर्नल से कम्युनिकेट किया जा सकता है। सिस्टम की जो लाइब्रेरी है, सिस्टम लाइब्रेरी के द्वारा ही कर्नल से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट यूनिक्स आता है उसके बाद में। पहला हमने पढ़ लिया था एमएस डोस पढ़ लिया, उसके बाद लाइनक्स पढ़ लिया, इसके बाद आता है यूनिक्स। यूनिक्स की फुल फॉर्म भी होती है कि यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स की, इनकी फुल फॉर्म हमेशा कोई भी कंप्यूटर में इस अनुदेशक की एग्जाम में कोई भी जो वर्ड आता है और उनकी जिनकी फुल फॉर्म होती है, मैं एक क्लास इसके लिए अलग से लेकर के आऊंगा जिसमें सारी मैं फुल फॉर्म्स एक साथ इनपुट करूंगा, क्योंकि इनपुट के फुल फॉर्म के सवाल कम से कम 2 से 3 सवाल एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। यूनिक्स को बनाने का काम सबसे पहले बेल लैब में किया था। यूनिक्स जो डेवलप हुई थी 1969 में, तब देखो यूनिक्स को बनाने का सबसे पहले काम जो है बेल लैब में स्टार्ट हुआ था, जिसको केन थॉमसन और डेनिस रिची ने एक प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया था 1969 में। ठीक है, इसको उस वक्त स्टार्टिंग में असेंबली लैंग्वेज में लिखा था। इसको मल्टिक्स नाम दिया गया था, उस वक्त इसका नाम था मल्टिक्स। इसको बेल लैब में स्टार्ट किया था सबसे पहले प्रोजेक्ट के तौर पे डेनिस रिची और केन थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन जब डेनिस रिची ने 1973 में सी लैंग्वेज का आविष्कार किया, तब यूनिक्स को फिर से सी लैंग्वेज में लिखा गया और इसका नाम यूनिक्स रखा। तो पहले तो यूनिक्स को जब लिखा था तो वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा था, और वो उस वक्त डेवलप हुई थी। केन थॉमसन और डेनिस रिची ने दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस यूनिक्स को बनाया था बेल लैब में, क्योंकि बेल लैब का भी नाम हमेशा याद रखना, इसके बारे में सवाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जब 1973 में डेनिस रिची ने जब सी लैंग्वेज का आविष्कार किया, हाँ ये 1973 भी याद रखना, और सी लैंग्वेज और डेनिस रिची ये लाइन आप याद रखना, क्योंकि इसके बारे में सवाल आया हुआ है कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया और कब किया था। तो डेनिस रिची ने 1973 में सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। तब इस यूनिक्स को फिर से, जब इसको हम मल्टिक्स कहते थे, तब इसको हमने फिर से सी लैंग्वेज में लिखा। फिर आता है मैक ओएस। इसको मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मैक को एप्पल ने 1984 में डेवलप किया था। मैक का आविष्कार किसने किया था? एप्पल ने किया था। मैक दुनिया का पहला कंप्यूटर सिस्टम था जिसमें जीयूआई का इस्तेमाल किया गया। मैक सिस्टम जो है वो पहला कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का सबसे पहले यूज किया गया था। मैक का आविष्कार किसने किया था? एप्पल ने किया था। यूनिक्स का किसने किया था? बेल लैब में केन थॉमसन और डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, फिर आता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आज के जमाने में हम जो भी कंप्यूटर जो हम चाहे कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप में हो गया हो या मोबाइल, सबसे ज्यादा यूज तो मोबाइल में होता है। आज हमारा जो भी मोबाइल है वो सारा एंड्रॉइड ओएस के बेस्ड है। एंड्रॉइड ओएस गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। यह एक ओपन सोर्स मोबाइल सिस्टम है, ओएस है, जो लाइनक्स कर्नेल पर आधारित है। यह मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल में उपयोग किया जाता है। आज के जमाने में जो भी हम यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉइड ओएस है। इसको किसने यूज किया, डेवलप किया था? गूगल ने किया था। यह एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। शुरू से लगा के लास्ट तक, अभी वर्तमान 2024 तक जो भी मुख्य एंड्रॉइड सिस्टम आए हैं, उन एंड्रॉइड्स के नाम और उनके ईयर, एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है, एंड्रॉइड का नाम क्या है और एंड्रॉइड का वर्जन कौन से ईयर में बन करके आया था, ये मैं एक बार शॉर्ट्स में बता देता हूं। ये आप हमेशा याद रखना। देखो, एंड्रॉइड के जो भी नाम बने ना, वो सारे चॉकलेट्स के अल्फाबेट्स के नाम से पड़े हुए हैं। अल्फाबेट आप यहाँ से स्टार्ट करके देखेंगे ना, तो CDEFGHIJKL से लगा के V तक, ये पूरा अल्फाबेट
की सीरीज में बना हुआ है। सबसे पहला बना था 1.5 कपकेक 2009 में बना था, फिर डोनट 2009 में, इक्लेयर 2009 में, फ्रोयो 2010 में, जिंगर ब्रेड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीम, जेली बीन, किटकेट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नेगआउट, ओरियो, पाई, क्वीन स्टार्ट, रेड वेलवेट, स्नोकॉन, तिरामिसू, अपसाइड डाउन केक और वनीला आइसक्रीम 2024 का लेटेस्ट एंड्रॉइड ओएस है। इनके नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को डेवलप किया था। पॉल एलन का नाम, पॉल एलन और बिल गेट का नाम आप याद रखना, क्योंकि इसके बारे में भी पिछली क्लास एग्जाम्स में सवाल आया था कि माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किसने किया था, तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में किया था। माइक्रोसॉफ्ट एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेशन डेवलपमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया था। यह एक जीयूआई बेस्ड ओएस है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के वर्तमान सीईओ सत्यम नडेला है। ये बहुत बेस्ट कंप्यूटर के बारे में जीके का सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ, वर्तमान सीईओ कौन है, तो इसका नाम है सत्यम नडेला। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मल्टीटास्किंग होता है, यूजर फ्रेंडली है, हार्डवेयर सपोर्ट है, जीयूआई बेस्ड है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, पेरिफेरल मैनेजमेंट करता है आदि इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ये पूरा मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, जीयूआई बेस्ड है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, पेरिफेरल डिवाइस मैनेज करता है, ठीक है। विंडोज का लेटेस्ट वर्जन जो है विंडोज 11 है। अभी जो विंडोज का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो विंडोज 11 चल रहा है। ये हमेशा ये अभी याद रखना। देखो पेरिफेरल डिवाइस में अपनी सिस्टम फाइल्स चल रही थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। हमने यूजर यूज के बारे में पढ़ लिया है, इंटरफेस के बारे में पढ़ लिया है, वर्क के आधार पर पढ़ लिया है, ठीक है। अदर जो ओएस भी थे वो भी हमने आज पढ़ लिए हैं। अब हम आज स्टार्ट पढ़ेंगे आगे कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। कंप्यूटर से कनेक्ट हमने जो भी हार्डवेयर कर रखा है, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, इनको चलाने के लिए क्या है, एक ड्राइवर होता है, इनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं। जैसे पहले के जो सिस्टम आते थे, आजकल तो लगभग सारे बिल्ड आते हैं ड्राइवर उसमें। माना कि पहले के जो सिस्टम आते थे उनमें हमें ड्राइवर को अलग से स्टोर करना पड़ता था। जैसे हमें कोई सीडी चलानी है तो या कीबोर्ड लगाना है तो कीबोर्ड तो प्लग एंड प्ले चलता है, या जैसे कोई मैंने स्कैनर डाउनलोड कर लिया तो स्कैनर चलाना है तो मैंने स्कैनर को अटैच करने से नहीं चलेगा, उसके साथ में मुझे उसका ड्राइवर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले मैं ड्राइवर को इंस्टॉल करूंगा, फिर उसके साथ में स्कैनर को अटैच करके उसको कॉन्फ़िगर करूंगा, उसके बाद में स्कैनर यूज होता था। तो वो जो छोटे ड्राइवर होते थे वो उन ड्राइवर्स को हम उस ड्राइवर के माध्यम से हार्डवेयर चलता था। जब कंप्यूटर में कोई नया डिवाइस, प्रिंटर या स्कैनर कनेक्ट किया जाता है तो उसको चलाने के लिए उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ कंप्यूटर में ड्राइवर पहले से इंस्टॉल रहता था, कुछ में बाद में अलग से करना होता था। अभी आज जो लेटेस्ट कंप्यूटर आते हैं उनमें सब में लगभग ड्राइवर इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन जब पहले सिस्टम आते थे उनमें ड्राइवर अलग से डालना पड़ता था। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? सॉफ्टवेयर के लिए एक हार्डवेयर के लिए, जैसे मैंने जो प्रिंटर या स्कैनर लोड किया, वो डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करेगा जिसमें ओएस को बिना जानकारी के, ओएस को जैसे हमें कुछ कमांड देनी होता है तो बिना ओएस की इंफॉर्मेशन के सीधा काम को हार्डवेयर तक अपना इंस्ट्रक्शन पहुंचा देता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे ओएस को बिना हार्डवेयर की जानकारी के ही उसके कार्यों को कंट्रोल कर लेता था। वो ड्राइवर क्या करता है, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए काम आता था। उसका काम ही यही होता था कि जो हार्डवेयर हमने इंस्टॉल किया है, जो लगाया है, अटैच किया है, उसको कंट्रोल करना। इसमें ओएस को बिना जानकारी के भी ये सारे काम अपने आप में कर लेता था। तो ड्राइवर समझ में आ गया। जो भी हम नया डिवाइस अटैच कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसका एक ड्राइवर होता था, वो ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना होता था। अब आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि जो पहले की जैसे कोई एक लैंग्वेज है उसमें हमने कुछ प्रोग्राम कोड लिखे, उस ये
ट्रांसलेटर क्या करते हैं, उस कोड को इनपुट के रूप में लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और दूसरी कोई लैंग्वेज है उसको इनपुट के रूप में नया कोड देते हैं, तो उसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलना, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल की मशीन में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसलेटर का कार्य है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को इनपुट के रूप में लेता है। ये एक छोटे प्रोग्राम होते हैं। ट्रांसलेटर एक छोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए, जैसे वीबी है, जावा है, सी प्लस है, सी है, इसके जो प्रोग्राम जो कोड लिखे गए होते हैं उस कोड को इनपुट के रूप में लेता है तथा प्रोसेस करता है, उनके ऊपर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में क्या करता है, अन्य लैंग्वेज के इनपुट के सापेक्ष कोड देता है, ताकि हम दूसरी लैंग्वेज में जैसे एक प्रोग्राम का कोड का इनपुट ले लिया, उसका प्रोसेस किया और जो आउटपुट निकाला वो दूसरी लैंग्वेज के इनपुट के रूप में यूज आता है, जैसे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को इनपुट लेकर मशीन कोड के रूप में आउटपुट देता है। असेंबली लैंग्वेज में जो भी हमने कोड लिखा उसको ये इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके मशीन कोड में आउटपुट के रूप में देता है। फिर होता है इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जैसे मैंने इस पेज के ऊपर ये पूरा मशीन कोड में हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर जो है ये क्या करता है, ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी को करेगा। माना कि किसी लाइन में चलते हुए कहीं एरर आ गई तो ये वहीं पे आकर के रुक जाएगा और एरर शो करना स्टार्ट कर देगा। जब तक इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये कन्वर्जन का प्रोसेस रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में। ठीक है, इंटरप्रेटर, ये दो डिफरेंस आएंगे, ये इसके एक आगे वाला बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। फिर आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में संपूर्ण कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। ये क्या करता है कि ये जैसे पूरा पेज है, ये पूरा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये क्या करता है पूरे पेज को, संपूर्ण कोड को, माना कि एक पेज का कोड है या 10 पेज का कोड है, तो 10 पेज के कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करने के बाद में जो एरर है वो उनको अलग से शो कर देता है कि इसमें यहाँ पर एरर है। ये बीच में कन्वर्जन को रोकता नहीं है, लेकिन एक साथ कन्वर्ट करके एरर शो कर देता है कि हाँ इसमें यहाँ पर एरर है। और हाँ, डिफरेंस क्या आएगा कि सवाल आएगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और जहां पर एरर आती है वहां आके रुक जाता है, और कंपाइलर क्या करता है पूरे पेज के कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। यह मेन मेजर डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर की सर्विसिंग करने में काम आते हैं। जैसे कंप्यूटर में कई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई तो ये, या कहीं मेमोरी बफर में चली गई, या कहीं छोटे एरर्स आ गए, तो उन एरर्स को हटाने के लिए, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम आते हैं। क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर को एनालाइज, ऑप्टिमाइज, कॉन्फ़िगर तथा मेंटेन करते हैं। ये कंप्यूटर को एनालाइज करते हैं, मेंटेन रखते हैं, कॉन्फ़िगर इसका बराबर करके रखते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर, डिस्क स्पेस क्लीनर, एनक्रिप्शन हो गया, एनक्रिप्शन टूल हो गया, स्क्रीन सेवर हो गए। ये सारे क्या है, इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कैसे काम करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर वायरस की फुल फॉर्म हमेशा याद रखना क्योंकि कई बार पूछी जाती है। वायरस की फॉर्म लगभग 90% पूछी जाती है। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। एक कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलिशियस प्रोग्राम है। मेलिशियस प्रोग्राम मतलब खतरनाक प्रोग्राम है जो हानिकारक प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस क्या करता है, कंप्यूटर के जो डेटा होता है या उसमें जो प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाता है, या तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, या उनके कार्य की
स्पीड को इतनी धीमी कर देता है कि कंप्यूटर चल ही नहीं पाता है। तो ये कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है। एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस वायरस को निष्क्रिय करने का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एंटीवायरस क्या करता है? वो जो वायरस है उसको निष्क्रिय करता है, उसका इफेक्ट को खत्म करके कंप्यूटर को रिफ्रेश करता है, कंप्यूटर को जो प्रॉब्लम्स है उससे उसका निजात दिलाता है। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रीपर वायरस। सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहला जो वायरस पाया गया था वो कौन सा वायरस था? क्रीपर वायरस। नाम याद रखना हमेशा, क्रीपर वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे 1971 में आरपानेट में रे टॉमलिंसन तथा बॉब थॉमस ने खोजा था। रे टॉमलिंसन और बॉब थॉमस ने 1971 में आरपानेट में पहला कंप्यूटर वायरस खोजा था जिसका नाम था क्रीपर वायरस। वायरस कौन कौन से होते हैं? मोस्ट जो सबसे ज्यादा यूज आते, जो देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से वायरस होते हैं। सबसे पहले का नाम होता है आई लव यू, दूसरा माइडोम, माइकल एंजेलिना, सी ब्रेन, मेक, जुरासेलम, मेलिस्का, सेजर, कॉन्फ्लिकर, स्टनेक्स, कोड रेड, जेसस, सोबिक और वानाक्राई। ये इस प्रकार के मोस्ट व्यूड वायरस है जिनको हम अक्सर देखने को हमें मिलता है। और इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और इनका निष्क्रिय करने के लिए हम कौन से एंटीवायरस को यूज करते हैं? क्विक हिल। एंटीवायरस कौन कौन से हैं ये याद रखना, क्योंकि सवाल कई बार आता है कि एंटीवायरस में के 4 ऑप्शन दे देते हैं और एक ऐसा नाम दे देते हैं जो उस एंटीवायरस का नाम नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वायरस है या एंटीवायरस है? तो क्विक हेल एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस, एविज इंटरनेट सिक्योरिटी, K7 टोटल सिक्योरिटी, बिट डिफेंडर, सिक्योरिटी 360, क्लीन मास्टर, मैकेफी, अवीरा, ये सारे एंटीवायरस के नाम है जो एंटीवायरस कंप्यूटर को सुरक्षा देते हैं। दूसरा होता है क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है कि मेमोरी डिस्क की एरर तथा अनवांटेड प्रोग्राम एंड डेटा को हटाकर उसके काम करने की क्षमता में वृद्धि करता है और डिस्क क्लीनअप का काम करता है। डिस्क क्लीनअप क्या करता है कि जैसे हमने जो काम किया बहुत सारा, तो उसमें अनवांटेड फाइल्स और प्रोग्राम जो आ जाते हैं, तो उनको समय समय पर उनको हटा करके कंप्यूटर को रिफ्रेश करके मेमोरी को, डिस्क की जो स्पेस है उसको यूज करके रखता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है? डिस्क में अलग अलग जगह बिखरी हुई फाइल्स को एकत्रित करता है ताकि जब जरूरत हो तब कम समय में एक्सेस की जा सके। जैसे हमारी डिस्क है, डिस्क में हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में क्या है, बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होती है। मेमोरी लोकेशंस में क्या है, जैसे हमने कहीं थोड़ी सी मेमोरी बीच में से यूज कर ली, फिर उसके कहीं से आगे अलग लोकेशन से यूज कर ली, फिर अलग लोकेशन से यूज कर ली, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो फाइल्स बिखरी हुई होती है, बीच में कहीं जो बीच में जो फ्री स्पेस होता है, उस फ्री स्पेस को एक साथ इकट्ठा कर लेता है और जो फाइल्स बिखरी हुई होती है उनको सबको एक साथ इकट्ठी कर लेता है, जिससे जब कभी जरूरत हो तो उस फाइल को कम समय में हम एक्सेस कर सकते हैं और फ्री स्पेस पूरा एक साथ आ जाता है। तो ये डिफ्रेगमेंटर ये काम करता है कि जितनी भी बिखरी हुई फाइल्स है उसको एक साथ इकट्ठी कर देता है और जो जितनी भी बिखरा हुआ फ्री स्पेस है उसको एक साथ इकट्ठा कर लेता है। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या काम आता है? किसी डिस्क, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, एसएसडी में डाटा उपलब्ध जो डाटा है उसको हटा करके पुनः उपयोग हेतु डिस्क को तैयार करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग ये होता है कि जैसे हमने हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, लेकिन हमें और उसको यूज करना है, लेकिन अब उसमें वो तो पूरा भर चुका है, लेकिन अब उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हमें उसको खाली करनी पड़ेगी तो खाली करने के लिए हम उस डिस्क को फॉर्मेट करते थे। फॉर्मेट करने से बिल्कुल वो फाइल बिल्कुल नई जैसी पुनः एक बार यूज करने हेतु तैयार हो जाती है। तो फॉर्मेटिंग डिस्क को रीयूजेबल बनाता है, उसको डाटा को हटा करके पुनः और रिफ्रेश, जो डिस्क है उस डिस्क को रिफ्रेश कर देती है। फिर होता है बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को नष्ट होने से बचाने के लिए डाटा की एक कॉपी बनाकर रखता है, जिससे डाटा डिलीट होने पर पुनः रिस्टोर किया जा सकता है। ये डाटा की एक पूरी कॉपी बना करके सेल्फ अपने पास रखता है। माना कि कभी जरूरत में भविष्य में कभी हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो उस डेटा को पुनः रिकवर करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए हम इस प्रोग्राम से डेटा को निकाल सकते हैं और डेटा का हम रिटेन कर सकते हैं। फिर होता है डिस्क कंप्रेशन। ये डाटा को कंप्रेस यानी डाटा की साइज को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ फाइल्स जो आती है, जिप फाइल्स है या डिस्क कंप्रेशन के लिए कुछ फाइल्स यूज की जाती है, उनके माध्यम से हम डाटा जो हार्ड डिस्क की है या डाटा का जो साइज है उसको हम
कंप्रेस करके उनकी साइज को कम किया जा सकता है। जैसे 50 जीबी की मेरी कोई फाइल है, मैं उसके ऊपर उसको जिप फाइल के द्वारा उसको कंप्रेस करके उसकी फाइल को 50 जीबी की साइज को मैं 30 जीबी 40 जीबी तक कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसमें कम साइज में ज़्यादा डेटा स्टोर रह सकता है। जो डेटा है उसकी फाइल को, मेन पर्पज ये है कि जो डेटा है उसकी फाइल उसकी साइज को कम करने के लिए यूज किया जाता है कंप्रेशन। उसके बाद ये यहाँ तक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ओएस पढ़ लिया, ड्राइवर पढ़ लिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, इसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ लिए। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी नीड्स के आधार पर डेवलप किए जाते हैं। जैसे मुझे कुछ डेटा एंट्रीज करनी है, तो डेटा एंट्रीज के लिए मुझे वर्ड एक्सेल की जरूरत होती है, तो एक्सेल को डिराइव किया गया। तो ये एक्सेल क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, या जो यूजर एंड के को ध्यान में रख करके एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखते हैं इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाया गया होता है। जो भी यूजर की आवश्यकता है, यूजर को जो काम करवाना है, उस काम को करवाने के लिए जो एप्लीकेशन तैयार की जाती है उसको हम यूजर एप्लीकेशन कहते हैं। यूजर के विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए बनाया गया होता है, इन्हें एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, PPT पावर पॉइंट है, वेब ब्राउजर हो गए, कोरल ड्रॉ, फेज मेकर, फोटोशॉप, ऑटोकेड, डाटाबेस डिजाइन सॉफ्टवेयर। ये तो मैंने कुछ सैंपल दिए, बाकी बहुत सारे हैं, अथाह हैं जो एप्लीकेशंस हैं, यूजर एप्लीकेशंस हैं, जो यूजर की हर एक फील्ड की अलग अलग नीड को ध्यान में रख करके यूजर के लिए डेवलप किए जाते हैं। इनपुट देने, अब इसके बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए लेकर के आया हूं इसमें, कि इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच में जो समय लगता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइनें होती है जो मैं बहुत सेलेक्ट कर करके के लिए लेके आता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। इनपुट देने में और आउटपुट प्राप्त करने के बीच में जो टाइम होता है, जो समय लगता है, उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। WYSIWYH, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये सवाल पिछले साल ही कंप्यूटर की शायद सूचना सहायक में आया हुआ था मेरे हिसाब से, कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये बताता है कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं, इसी को हम आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। जिसको हमने इनपुट के रूप में, जो स्क्रीन पे जो हमें दिख रहा है वही आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। Symbian मोबाइल ओएस पहला मोबाइल ओएस है जो नोकिया ने डेवलप किया था। नोकिया ने सबसे पहला जो मोबाइल ओएस डेवलप किया था उसका नाम क्या था, Symbian। किसी प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को बग कहते हैं। बग किसे कहते हैं, किसी बग के लिए भी सवाल आया था। किसी प्रोग्राम में जो एरर आ जाती है उस एरर को हम बग कहते हैं। किसी सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड दिया जाता है उसको हम पेज कहते हैं। जैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर चलता है, या हम हमारे के लिए अपने यूजर एप्लीकेशन, हमारे लिए कोई एक एप्लीकेशन बनवा रखी है या बना रखी है जिसको हम यूज करते हैं, तो उसमें समय समय पर कुछ कहीं कहीं एरर्स आती रहती है। तो जो सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है वो क्या करती है, उसके लिए एक पेज निकालती है। उस पेज को रन करा दो तो आपका जो भी एरर्स होगी वो एरर हट जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन है वो अप टू डेट नवीनतम बन जाएगा। तो किसी और सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट कोड ही पेज होता है। ऑब्जेक्ट जो पेज होता है वो ऑब्जेक्ट कोड ही होता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बोलते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो लाइंस का ग्रुप होता है, जैसे हमने 10 लाइनें लिखी, 10 लाइनों का एक सेट एक प्रोग्राम हो गया, लेकिन 10 प्रोग्रामों का एक सेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं तथा सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। iOS जो है एप्पल कंपनी का मोबाइल ओएस है। iOS जो है सब जानते हैं आजकल, तो iOS जो है एप्पल कंपनी का मोबाइल ओएस है। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, और ट्रांसलेटर उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। तो आज का हमारा सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर
सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का पार्ट पूरा हो चुका है। इसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिए जो सवाल हैं, मैंने जो 60-70 सवाल की एक क्लास ले रखी है, उसका लिंक मैं इस फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आप इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में उन सवालों की भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू।